अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। हमने वाई नेशंस फेल की एक मुकम्मल सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज हम बात करेंगे आइडिया 5 जो कि हमने वाई नेशन फेल्स जो सीरीज़ है उसे एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही है हमारा कि दुनिया के अंदर कुछ कौमें अमीर हैं और कुछ गरीब हैं। ऐसा क्यों? क्या मैटर करता है, क्या मैटर नहीं करता? क्या मैटर करता है उस पर हमने 4 वीडियोस बना चुके हैं और क्या मैटर नहीं करता उस पर भी 4 ही वीडियोस बन चुकी हैं। और इसके बाद हम आइडिया 5 की बात करते हैं। आइडिया 5 में ये है जी, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस क्रिएट वर्चुअस साइकिल्स। कहता है जी, अगर किसी मुल्क के, अगर किसी कंट्री के, अगर किसी स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अदारे हैं, वो ईमानदारी से काम करें, अपने काम को काम समझ के करें, अपने काम को इस तरह समझें कि ये मुल्क के लिए ग्रो करेगा, मुल्क के लिए बेहतर होगा, बेनिफिट होगा और उनकी लाइफ के लिए बेनिफिट होगा, इससे दूसरे लोग मुस्तफ़ीद होंगे, तो कंट्री ग्रो करेगा, कंट्री एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होगा जी। तो सबसे पहले हम एज अ केस स्टडी जो एग्जांपल लेते हैं वो इंग्लैंड की ही लेते हैं कि इंग्लैंड में किस तरह जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने मिलके काम किया तो वर्चुअस साइकिल्स क्रिएट हुआ। मतलब कि कंट्री में ईमानदार लोग पैदा हुए जिन्होंने कंट्री की ग्रोथ के लिए काम किया। तो सबसे पहले जो इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने इस बात की यकीन दहानी की कि भाई किसी एक बंदे के हाथ में फुली पावर नहीं होनी चाहिए, ये जो पावर है ये शेयर होनी चाहिए, हर एक के पास पावर उतनी होनी चाहिए जितनी के लॉ के पास है, जितनी लॉ ने उसे दी हुई है। कोई भी बंदे के पास, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास या सेक्टर के पास या डिपार्टमेंट के पास जो पावर है वो लॉ की दी हुई पावर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कोई भी शख्स पावरफुल नहीं है, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो लॉ है, और लॉ ने जिसको जितनी पावर दी हुई है वो उसकी लिमिट के अंदर रह कर ही काम करेगा। तो फिर हुआ ये कि लोगों ने क्या किया कि जितनी लॉ ने उन्हें पावर दी थी, उन्हें एक्सेप्टेंस दी हुई थी, उन्होंने उसी लिमिट के अंदर रह के काम किया, जिसकी वजह से उनका इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो थे वो ग्रो हुए, वो डेवलप हुए। तो उन्होंने फिर क्या किया कि राइट टू वोट दिया, वुमेन को दिया, मैन को दिया, और दूसरे जो थर्ड जनरेशन है जिसको हम LGBTQ बोलते हैं उनको भी उन्होंने राइट टू वोट दिया। यानी कि हर बंदा वोट कास्ट कर सकता है और वोट कास्ट करेगा, वोट कास्ट करने के बाद वो अपनी मर्ज़ी का लीडर लेके आएंगे। तो उन्होंने इसके बाद जो है वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, सोशल अनरेस्ट हुई, पेटिशनिंग हुई, कंपेनिंग। मतलब कि कंट्री के अंदर आपको पता है जो मज़दूर तबका है वो क्या करता है, एहतजाज करता है, फिर सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट पैदा हो जाती है, लोगों ने कंपेन की। ये सारे वो अवामिल हैं जिसकी वजह से हुकूमत रिस्पॉन्सिबल बनी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बनी, इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल बने। आपको पता है कि जब किसी शख्स से कोई पूछने वाला ना हो कि भाई आपने ये काम क्यों किया है, कब किया है, तो तब तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता। तो जब इन चीज़ों ने अपना किरदार प्ले किया तो गवर्नमेंट इससे क्या हुई, मोर रिस्पॉन्सिबल बनी। जैसा कि आपको एग्जांपल मिलती है हज़रत उमर फ़ारूक की, तो उससे किसी सहाबी ने पूछ लिया कि भाई आपको जो जंग माले गनीमत से कपड़ा मिला था उससे तो सिर्फ आपका या तो कमीज़ बन सकता था या तो आपकी शलवार बन सकती थी, तो आपने किस तरह से एक मुकम्मल सूट बना लिया। तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि जो माले गनीमत में कपड़ा मुझे भी मिला था, मेरे बेटे को भी मिला था, तो हमने क्या किया, मैंने एक कपड़े से जो मेरे पास था उससे कमीज़ बनाई, जो बेटे से मिला उससे शलवार बनाई। तो उनका नाम था हज़रत अबू मूसा अशरी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आवाम क्वेश्चनिंग नहीं करेगी, एहतजाज नहीं करेगी, कंपेन नहीं करेगी, तब तक जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगी। तो कंट्री के अंदर कुछ लोग होते हैं बिला वजह भी एहतजाज करते हैं, बिला वजह भी ये सोशल अनरेस्ट पैदा करते हैं, तो उन्हें टेक डाउन किया गया। और जो इंग्लैंड था वो ऑलरेडी क्या हो चुका था, सक्सेसफुल हो चुका था, इकोनॉमी के लिहाज से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से। तो अब कोई नई रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कंट्री जो था वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो चुका था, वो लोगों की डिमांड्स को पूरा कर रहा था। इसके बाद बात की जाए तो जो इंग्लैंड है, अब वहाँ पे इकोनॉमी अच्छी हो गई, लोगों ने एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए, लोगों के एहतजाज की वजह से, लोगों के बातचीत की वजह से, लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मोर रिस्पॉन्सिबल बन गए।
लेकिन दूसरी जो बात है, कंट्री के अंदर जस्टिस की बात की जाए और कहें जी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, तो ये सारा किरदार किसने, आपको पता है कि मीडिया ही ऑयल लगाता है। मीडिया ही ऐसी बातें करता है कि कंट्री के अंदर ये हालात है। आपको पता है जो मीडिया बात कर रहे, आवाम भी उसी को सीरियस लेती है, दूसरी बात को सीरियस नहीं लेती। तो इस वक्त आपको पता है कि कंट्री बिल्कुल ही बीमार हो, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल ही गिरी हुई हो, लेकिन मीडिया ऐसे रिप्रेजेंट करता है कंट्री ठीक है। या कंट्री बिल्कुल ठीक हो तो मीडिया क्या करता है जी, ऐसा ऑयल लगाता है, ऐसी यानी कि चिकनी बातें करता है, वो कहता है जी कंट्री कल ही गिरने वाला है, कल ही लड़ाई होने वाली है, ठीक है। जैसे कि आज के दौर में पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए तो पाकिस्तानी मीडिया पे किसी तरह की कोई भी बात नहीं की जाती, वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को लेके ही सारा दिन बहस करते रहते हैं, जबकि हमारी इकोनॉमी शट डाउन होने के बराबर है। $6 बिलियन पड़े हुए हैं, उसमें से भी सिर्फ $1 बिलियन पाकिस्तान का है जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंग्लैंड था उस वक्त, उसके अंदर सब कुछ ठीक था सिवाय मीडिया के। आगे मीडिया की ही बात करेंगे। मीडिया जो होता है वो पॉलिटिकल लीडर्स की ईच एक्टिविटी को क्या करता है जी, मॉनिटर करता है, वो लोगों को उनसे आगाह रखता है। और मीडिया जिस तरह बातें करता है, किसी एक पार्टी को हाइप करके बताता है, कि किसी दूसरी पार्टी को लो करके बताता है, फिर लोगों के जहन भी वैसे ही तैयार हो जाते हैं और लोग फिर उसके मुताबिक ही क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। इसके बाद हम अमेरिका की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं। तो यूएस के अंदर 20th सेंचुरी में एक बंदा आता है जिसका नाम है रॉबर्ट बैरन्स। वो क्या क्रिएट करता है जी, मोनोप्लाइज क्रिएट करता है जी। अब ये मोनोप्लाई क्या होता है जी, मोनोप्लाई का मतलब मोनार्चे ही लिया जाए तो तकरीबन उसके मीनिंग्स में ही आता है। मोनोप्लाई का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसा वर्क जो एक ही बंदा करता हो और दूसरे को उसमें एंटर ना होने देता हो। मिसाल के तौर पे एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर मार्ट बना हुआ है, स्टोर बना हुआ है, वो दूसरे किसी को क्रिएट ही ना करने दे कि भाई इधर सिर्फ मेरा ही मार्ट चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। जैसे किसी रोड पे कोई जिम है तो वो किसी और को जिम बनाने ही ना दे, भाई इधर के लोग सिर्फ मेरे पास जिम ही आएंगे, आपके लोगों के पास नहीं जा सकते, आप इधर जिम क्रिएट ही नहीं कर सकते। अगर क्रिएट करेंगे तो मेरे नाम से क्रिएट कर लें, मेरी फ्रेंचाइज बाय कर लें ताकि मेरा नाम चले, ठीक है। मोनोप्लाइज का मतलब होता है कि कुछ एलीट क्लास के लोग अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए वो एक तरह का ही बिज़नेस क्रिएट करते हैं, किसी दूसरे को उस इंडस्ट्री के अंदर, उस बिज़नेस के अंदर एंटर नहीं होने देते। तो जो था रॉबर्ट बैरन, इसने एक स्टैंडर्ड ऑयल और यूएस की जो स्टील कंपनी थी इसके अंदर मोनोप्लाइज क्रिएट कर दी। मतलब कि जो स्टैंडर्ड ऑयल था और जो यूएस की स्टील कंपनी थी वो सारी की सारी अपने अंडर ले ली, ठीक है। उसके बाद 1901 से लेके 1921, जिसको प्रोग्रेसिव इरा भी बोला जाता है अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर प्रेसिडेंट टीडी रूजवेल्ट आया, विलियम टेफ्ट आया, वुडरो विल्सन आया। उन्होंने ऐसे लाज बनाए जिसमें ये था कि मोनोप्लाइज को ख़त्म किया जाए। उनके लाज का जो मेन मकसद था, मेन एम था, वो यही था कि भाई ये जो मोनोप्लाइज निकले हुए हैं, जनरेट हुए हैं अमेरिका के अंदर, इनको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। ऐसे लाज बनाए उन्होंने। तो इससे हुआ यह कि जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थे वो फिर इंक्लूसिव हो गए और उन्होंने क्या करना शुरू कर दी, प्रोग्रेस करना शुरू कर दी। तो इससे हमें जो कंक्लूजन मिलता है ये यूएस में से, तो भाई हिस्ट्री के अंदर या किसी कंट्री के अंदर कुछ गंदे लोग या कुछ बुरे लोग सियासत में आ जाते हैं, लेकिन उनका जल्द ही खात्मा हो जाता है और उसके बाद दूसरे उसकी जगह लेके उनके जो लॉज उन्होंने क्रिएट किए होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। उनकी मोनोप्लाइज की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो एब्यूज़ ऑफ पावर जो एलीट क्लास की तरफ से होता है, जो कि आज के दौर में भी हो रहा है कि एब्यूज़ ऑफ पावर का ज़्यादा यूसेज करना, जैसा कि ट्रंप ने भी यूज़ किया था, तो ये एक नेशनल इशू बन चुका है। और ये सिर्फ एक कंट्री के अंदर नहीं, इस वक्त तकरीबन मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर ये एक इशू है जी। क्या इशू है जी, कि लोग एब्यूज़ ऑफ पावर्स कर रहे हैं। उसमें कौन कौन से लोग हैं, उसमें एलीट क्लास के लोग हैं, उसके अंदर पॉलिटिशियंस शामिल हैं, उसमें मिलिट्री पर्सनल शामिल हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको पता है कि आपके मोहल्ले के चेयरमैन हो गए, जिसके पास जायदाद ज़्यादा है, वो अपनी मर्ज़ी के कानून बनवाते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थाना कल्चर को और बाकी चीज़ों को चलाते हैं।